नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों के बारे में। हरियाणा सरकार की नई पहल। हरियाणा को देश भर में विकसित राज्य बनाना। मनोहर सरकार ने की आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में होगा बीपीएल परिवार। तेईस 23,000 पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन देगी सरकार। कम आय वाले परिवारों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। SECC डेटा के तहत भी परिवारों को मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिसके लिए मनोहर सरकार ने राज्य में कई योजनाएं भी बनाई हैं, जिससे समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य में आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों को देने का फैसला किया है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के आंकड़ों में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय की भावना से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के 3 चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डेटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में हमने बताया 2 मार्च से अभी जो कैंप्स लगेंगे 2 मार्च से 17 मार्च तक उसका फेज पूरा होगा। 1 लाख परिवार उसके अंदर आएंगे। इसके तहत पहले चरण में विशेष अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 90,000 पात्र परिवारों ने फॉर्म भरे हैं, जिनमें से सहायता प्रदान करने के लिए 37,512 आवेदन स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि इन मेलों का दूसरा चरण 2 से 17 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें करीब 1 लाख परिवारों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगले वर्ष भी ये मेले जारी रहेंगे। हमने जो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पहला फेज पूरा होने के बाद मेले लगाए थे दिसंबर महीने में। उन मेलों का अच्छा रिजल्ट निकला। 90,000 लोग उन्होंने इस मेलों में जाकर के अपने फार्म भरे थे और अपने काम की इच्छा जताई है, जिसमें वो लगातार चलने वाला काम है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी काम को देख रहे हैं, बैंक्स भी उसमें सारा सर्वे करके देख रहे हैं। अभी तक जो आज तक 37,512 लोगों की एप्लीकेशन असिस्टेंस की वो मंजूर हो गई हैं। अब उनको कभी भी उनका जो लाभ है या उनका जो लोन है वो सब
दिया जाएगा। अभी तक उनकी जो अप्रूवल है वो 37,512 की हुई है। हमारा पहला टारगेट है 1 लाख परिवारों को इसमें सहायता देने का। अब दूसरा जो मेला है राउंड का, वैसे कोरोना के कारण से लेट हुआ, वरना हमारी योजना थी कि जनवरी में दूसरा राउंड चले, तो जनवरी और फरवरी में ना चला करके अब वो 2 मार्च से सेकंड राउंड उन मेलों का शुरू होगा। उनकी डेट्स तय हो गई हैं। लगभग 1 लाख परिवारों को उसमें भी बुलाया जाएगा। और जब 1 लाख परिवार उसमें बुलाया जाएगा तो जैसे 37,000 ये हुए, बढ़ते बढ़ते ये भी बढ़ेगा, तो दोनों मेलों का मिलाकर के भी हमारा 1 लाख का टारगेट पूरा होगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार इन मेलों का क्रम जारी रहेगा अगले साल में, यानी 22-23 में, ताकि जो गरीब परिवार हैं इनकी आमदन कैसे बढ़े। वास्तव में हम लोगों को लाभ देने के हमारे 2 तरीके हैं। एक तो सरकार की ओर से कुछ दिया जाए, एक उनकी आय के साधन बढ़ाए जाएं। आय के साधन बढ़ते हैं तो उसमें डबल लाभ है। एक तो स्वाभिमान बढ़ता है अगले का कि हाँ मैं अपना कमाई हुई तब मैं अपना काम कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। और फिर दूसरा लाभ ये कि सरकार के ऊपर उतना वजन कम पड़ता है, वरना सरकार तो फ्री की योजनाओं में बहुत बड़ा पैसा, उसका सरकारी पैसा उसमें जाता है। तो हम सबको 1,80,000 से ऊपर ले जाने की हमारी योजना है। कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, अब उन सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। जल्द सर्वे शुरू होगा ताकि पात्र परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क मेडिकल इलाज मुहैया हो सके। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा हर परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएगा। सरकार ने बीपीएल की सीमा 1,80,000 रुपए सालाना तय की हुई है। सरकार ने इससे नीचे वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को भी लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। ये परिवार सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना यानी SECC के आंकड़ों में शामिल नहीं है। गुरुवार को यहां हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के 3 चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डाटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें। आवेदन न करने वाले 23,000 पात्रों को सरकार वृद्धावस्था पेंशन देगी। इन्होंने कभी इसके लिए आवेदन ही नहीं किया। हमने आयुष्मान की योजना, आयुष्मान भारत योजना, जो केंद्र सरकार की, भारत सरकार की योजना है, लोगों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य को, उनको जो खर्च है उसका बीमा उनका हो जाए, तो उसके लिए 15.5 लाख परिवार ये उसमें जिनको ये सुविधा प्राप्त होनी थी वो लोग चिन्हित हैं SECC डाटा में। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो SECC डाटा में नहीं हैं और वास्तव में BPL टाइप हैं, गरीब हैं। तो हमने विचार किया है कि उनका सारा खर्च भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिनकी आय 1,80,000 रुपया सालाना से कम है, ऐसे सब परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ दिलाएंगे। उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, हमने केंद्र से बात कर ली है। उन परिवारों को भी इस पोर्टल में जोड़ देंगे ताकि उनका कार्ड उसी सिस्टम से बन जाए। बाद में उनका खर्च जो है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं आयुष्मान भारत की योजना का, तो वहां से लेंगे। हाँ वो तो है। हाँ, और वो सब परिवार जिनको ये दे रहे हैं, क्योंकि परिवार पहचान पत्र का एक जो बनाया है पोर्टल, उसमें निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी हमारे पास उसकी जानकारी मिलेगी कि कौन परिवार क्या है। तो ऐसे गरीब परिवारों का सबका खर्च जो बाकी बचे हैं वो हरियाणा सरकार देगी, ये हमने तय किया है। और उसका प्रोसेस हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और परिवार पहचान पत्र सब लोग मिलकर, यानी क्रेडिट डिपार्टमेंट, वो सब मिल करके उसका प्रोसेस को आगे चलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 1 साल में 2,18,000 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23,000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए अब राज्य सरकार इन पात्र लाभार्थियों तक पहुंचेगी।
उनके घर द्वार पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाया जाएगा। परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। अब ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार उन्हें देय लाभों का वितरण सुनिश्चित करे। 1,80,000 वेरीफाइड इनकम जिसकी होगी उसको इसमें करेंगे। बीपीएल, हाँ, वैसे बीपीएल का पहले जो दायरा था वो 1,20,000 साल का था, उसको हमने बढ़ा के 1,80,000 किया था। और वो इनकम वेरिफिकेशन का भी जो प्रोसेस अभी चालू है, 3 फेज का हो चुका है, चौथा फेज अब चालू है, ये मार्च में हो जाएगा और इसके बाद भी जो बचेंगे अप्रैल में आगे भी बढ़ेगा। लेकिन बिना वेरिफिकेशन के वो नहीं हो पाएंगे उसमें। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23,000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए अब राज्य सरकार ने इन पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23,000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए अब राज्य सरकार ने इन पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और उसके घर द्वार ही पेंशन का लाभ पहुंचाया जाएगा। सीएम ने कहा कि जिस कार्य के लिए लोन ले रहे हैं उसी पर खर्च करें। लोन का मकसद आय बढ़ाना है। इसे कहीं और खर्च करने में, किश्तें देने में दिक्कतें होंगी। किश्त नहीं भरने पर अन्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मेले में मनरेगा के स्टॉल पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में व्यक्ति को सिर्फ 100 दिन का रोजगार मिलता है। उसकी वार्षिक आय केवल 30,000 होती है। ऐसे में मनरेगा के स्टॉल की मेले में जरूरत नहीं है। उनका उद्देश्य व्यक्ति की सालाना आमदनी 1,80,000 तक पहुंचाना है। सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों का विकल्प काफी कम है। ऐसे में हर हाथ हुनर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, पहली बात तो यह है कि हम लोग सारे देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता ये दे रहे हैं और इसमें चूंकि सम्मान भत्ता जो हकदार है उसको मिलना चाहिए, इसके लिए थोड़ा परिवार पहचान पत्र का सहयोग हम ले रहे हैं। तो उसके नाते से वैसे तो हर महीने जो लोग अप्लाई करते हैं और उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है, पिछले 1 साल में 2,18,000 ऐसे लोगों को सम्मान भत्ता नए लोगों को दिया गया है। उसमें वृद्धावस्था वाले भी हैं, उसमें विडोज भी हैं, उसमें दिव्यांग भी हैं। तो ऐसे सबको 2,18,000 पिछला जनवरी से लेकर दिसंबर तक और जनवरी 21 से दिसंबर 21 और अगर जनवरी 22 और जो आज तक का फरवरी का अगर सारा आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये 33,000 और जुड़ जाते हैं। तो 2,51,000 लोगों को इस 1 साल में लगभग ये दिया है। अब चूंकि उसमें लगातार हम उसका रिव्यू भी करते हैं और उसके आंकड़े चूंकि अब परिवार पहचान पत्र से निकलते हैं, आज भी हमको कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया कि 23,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए, लेकिन वो इस दायरे में आते हैं। अब मालूम नहीं है स्वाभिमान के कारण से नहीं, या वो अप्लाई करने के लिए वो गए हों, उनको कठिनाई आ गई हो, या उनको भरने कोई नहीं देता, दूर दराज है, जानकारी नहीं है। लेकिन हमने ये विचार किया है कि हम उन 23,000 सब लोगों को प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच करेंगे, उनके घर जाएंगे कि आपका ओल्ड एज पेंशन नहीं बना है, आप बनवा लीजिए और इस महीने के अंदर उस काम को हम पूरा कर देंगे। यानी जो लोग कहते हैं ना परिवार पहचान पत्र का क्या लाभ हुआ, तो उसमें यही है कि कोई हमारे पास आए, इसकी बजाय जो डिजर्व करता है हम उसके पास जाएंगे और उसको 23,000 लोगों को ये पेंशन बना करके देंगे। और दूसरा जो बताया था कि अभी 58 साल से 60 साल के बीच के जितने लोगों की आय उसमें लिखी हुई है उसका वेरीफाई करा करके उसमें दर्ज हो जाएगा और एक बार डॉक्यूमेंटल प्रूफ उसका हो गया कि 60 साल का 21 दिन हुआ है, उसके बाद उसको अप्लाई नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उस दिन उसकी जो है पेंशन बन जाएगी, पैरामीटर्स पूरा होते ही। इसलिए ये सुविधा एक परिवार पहचान पत्र की ये जो दी जा रही है, इससे लोगों को एक राहत
ये सब मिलेगी। नशा हर राज्य हर क्षेत्र में जहां अफसर चढ़कर बोल रहा है, वहीं हरियाणा राज्य भी नशे से अछूता नहीं रहा। इन सब बातों पर गौर करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़े कदम उठाए हैं और हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए कोशिशों में जुट गए हैं। नशा के खिलाफ हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। नशा को खत्म करने के लिए सरकार ने उल्टी गिनतियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि गत वर्ष नशे से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन के बाद हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक विस्तृत स्टेट एक्शन प्लान बनाया गया है। समाज के हर आयु वर्ग के नागरिकों को नशा मुक्त हरियाणा के यज्ञ में सम्मिलित करने के लिए ग्राम, वार्ड, क्लस्टर, सब डिवीजन, जिला और राज्य मिशन टीमों का गठन किया है। शिक्षण संस्थानों को भी इस बुराई से बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। ये बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत इस बार की चिंता है, न केवल हमको है बल्कि केंद्र सरकार भी समय समय पर रिव्यू करती है। तो पिछले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई थी और जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी जो अपेक्स लेवल की एक मीटिंग उनकी थी, उसके अंदर जो चर्चा हुई, उस चर्चा में विशेष तौर पर यह बताया गया कि अन्य स्थानों की तो चर्चा हुई थी, लेकिन हरियाणा में भी ये जो नशे की वृत्ति है ये बढ़ती जा रही है और 10 जिले उसमें खास करके ईयरमार्क किए गए कि जहां जो हरियाणा देश भर में 272 जिले हैं जिनको चिन्हित किया, उसमें से 10 जिले हरियाणा के भी चिन्हित किए गए। सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नूंह और सोनीपत। तो ऐसे एक अध्ययन के बाद ही निश्चित रूप से इनको केंद्रित किया गया होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए वैसे तो पहले से ही हम बहुत इस पर सतर्क हैं। हमने इस सारी चीजों के रोकथाम के लिए 2018 में ही हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था और उसके बाद कुछ आसपास के राज्यों को साथ लेकर के और हमने एक एंटी ड्रग सेक्रेटरीट भी बनाया पंचकुला में, जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं जिसके अंदर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे सब राज्यों को साथ लेकर के मैंने स्वयं उसमें लीड ली थी और 2 बैठकें तो मेरी अपनी उपस्थिति में हुई थी, बाकी अधिकारी स्तर पर भी बैठकें हुई थी। तो पंचकुला में उसका हमने हेड ऑफिस बनाया है, वहां भी इन चीजों की सबकी और एक प्रकार से ध्यान रखा जाता है, सारी चीजों का डाटा भी लिया जाता है, सब जानकारियां भी वहां ली जाती हैं। तो जब से हमारा ब्यूरो बना है, इस ब्यूरो के माध्यम से हमने जो भी सप्लाई साइड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं और पिछले साल भर में 2746 अभियोग दर्ज किए गए। इस सारे विषय को जो पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर के 3975 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी किया। कार्रवाई के दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356 किलो अफीम, 8,550 किलो चूरापोस्त और 13,62,121 नशीली गोलियां और सिरप इत्यादि जब्त भी किए हैं। तो इस सामान को जब हम देखते हैं तो बहुत चिंता होती है कि हरियाणा में इन चीजों की आमद रफ्त, ये ठीक है कि ये सब चीजें यहाँ खपत के लिए तो शायद नहीं आई होंगी, इसकी स्मगलिंग भी बहुत हो रही है। स्मगलिंग में कुछ जैसा इंटरनेशनल बॉर्डर है, खास करके पाकिस्तान का बॉर्डर, उधर से चीजें सप्लाई होती हैं पंजाब के रास्ते, फिर हरियाणा के रास्ते होते हुए देश में आगे भी जाती हैं। तो रास्ते में इस चीज को पकड़ने के लिए भी हमारी जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, इन्होंने बहुत मेहनत की और इस सारे काम पर अपना एक प्रकार से पूरा जो पकड़ है वो रही है।
लेकिन फिर भी इस चीज को कंट्रोल करना और इसको यानी एक प्रकार से युवा में आदत बढ़े नहीं, तो ये हमारी चिंता है। इसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाथ सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीजें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि इन 10 सदस्यीय टीमों का गठन मार्च के अंत तक किया जाएगा और इसमें 5 स्थानीय प्रतिनिधि और 5 अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा और इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज मैकेनिज्म स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के आदी लोगों की मदद के लिए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा और ऐसे लोगों के लिए विशेष परामर्श सत्र सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि उन्हें इस सामाजिक बुराई को छोड़कर मुख्य धारा में लाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो हमने एक स्टेट लेवल के एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई है, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीजन मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है बनी हुई। तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीजें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं, और ये चीजें कहां से आती हैं, कहां से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने हुए प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं है, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर के सबका विश्वास, उसके अंदर स्कूल का अध्यापक, मुख्य अध्यापक भी होगा, उसमें गांव का पटवारी भी होगा, गांव का ग्राम सचिव भी होगा। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर और एक अभियान हम लोग ये चलाने की योजना बनाई है, जिसके लिए मुख्य रूप से आज आपको बताया है मार्च महीने में इन सब का गठन जो है वो हो जाएगा। और मार्च महीने के बाद गठन के बाद फिर गांव-गांव में, वार्डों में जाकर के और उन सबको एक प्रकार से मीटिंग्स जो करेंगे, उन मीटिंग्स के लिए हमने जुलाई तक का समय रखा है कि अप्रैल, मई, जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव में मीटिंग्स हों, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, तो बड़े लेवल पर जितने भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में अस्पतालों में, CHCs में, या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार लेकर के, और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार व्यक्ति किसी परेशानी से, बेरोजगारी से या किसी और सेटबैक से, कोई उसका बिजनेस घटा हो गया, कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, कोई भी कारण होते हैं, उन कारणों के कारण से भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशीली चीजों का सेवन करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करा करके, ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बेरोजगार है तो उसके रोजगार की चिंता की जाए, घरेलू को झगड़ा तो काउंसलिंग करके उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो
इन सारी चीजों को लेकर के और एक बड़ा कार्यक्रम आगे आने वाले 4 महीने में हम लोग लेने वाले हैं। विषय और भी 2 हैं, लेकिन इस विषय को पूरा करने के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोई चीज और जोड़नी होगी तो आप बताएंगे। हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य की एक अलग पहचान हो और राज्य में हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। साथ ही राज्य में मादक पदार्थों को रोकने के लिए कड़े रुख भी अपनाए हैं। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।